गो। ओके, तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। बस, तो सुबह हमने मतलब जो 10 AM क्लास में जो पढ़े थे वही खाली पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, 10 AM क्लास में, अच्छा जो मॉर्निंग का क्लास था 7 AM का क्लास था, उसमें हमने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन दिस कर दिए थे। तो वो वीडियो आप देख लोगे तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाएगा। 10 AM का क्लास में हमने पढ़े थे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन दिस। हाँ, तो मतलब समझते हैं। तो देखो बेटे, मानो आपके पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरा लाइन का इक्वेशन है, ये भी लाइन है जिसका इक्वेशन ये है। अभी ये लाइन के साथ कितने लाइन आप इमेजिन कर सकते हो जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर होंगे? इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स इमेजिन कर सकते हो, राइट। आप इसके साथ Yes. आप इस लाइन के गिवन लाइन के साथ इन्फिनाइट लाइन इमेजिन कर सकते हो। सब इसके ये सब इसके साथ परपेंडिकुलर है। इन्फिनाइट लाइन्स हम कंसीव कर सकते हैं व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। और ये जो सारे लाइन्स हमारे गिवन लाइन के साथ परपेंडिकुलर हैं, इनमें एक कॉमन एट्रीब्यूट है ना, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है कि ये सब के सब एक पर्टिकुलर लाइन के साथ परपेंडिकुलर है ना। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये जो इन्फानाइट लाइन्स जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर है, एल के साथ परपेंडिकुलर है, ये सब के बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सब के सब मिलके इसी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये मिलके के फैमिली बनाते हैं, ये मिलके के फैमिली बनाते हैं। तो दीज लाइन्स, दीज इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइन्स which are perpendicular to this line ax plus by plus c is equal to 0 together constitute family of straight lines perpendicular to the straight line this। ये स्ट्रेट लाइन के साथ परपेंडिकुलर होता हुआ सारे लाइंस का एक परिवार, फैमिली। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? बस Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो बेटे, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सारे लाइन इनका बीच में कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सब के सब इसी के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये सारे लाइन्स जो इन्फिनाइट लाइन जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर है, इनका एक जनरल इक्वेशन भी होता है। मतलब एक ही इक्वेशन से ये सब लाइन्स को समझा जा सकता है। जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, द फैमिली ऑफ लाइन्स परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लाइन के साथ ये जो सब लाइन परपेंडिकुलर है, इनका एक जनरल इक्वेशन में लिखूंगा। मतलब एक इक्वेशन लिखूंगा जो कि सबको समझाएगा। और वो इक्वेशन है बेटे बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। मैं सब समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। वेयर लैम्बडा इज एन अननोन पैरामीटर, लैम्बडा इज एन अननोन पैरामीटर। और मैं ये ax प्लस बी वाई से कैसे bx माइनस ए वाई लाया, उसका ट्रिक क्या है, क्यों लिखा था हमारे वाला लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके साथ जो परपेंडिकुलर होंगे मैं कैसे करूँगा बेटे, खाली ये दोनों नंबर को स्वैप कर दूंगा, यहाँ पर ए वाई और यहाँ पर बी एक्स, और बीच वाले जो प्लस है ना बेटे उसको खाली माइनस कर दूंगा। मेरे बात समझ रहे हो? खाली उसको रिवर्स कर दूंगा। क्लियर? Yes, sir. हाँ, और प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। मैं खाली यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़, ये ट्रिक क्या लगा के इसको मैंने रट्टा लगाया हूँ या फिर ट्रिक लगा के याद रखा हूँ। ट्रिक, ये ट्रिक है, ठीक है ना, स्वैप करके बीच वाले को। बस अब आता है ये लिखा क्या हूँ मैं, कि क्या मतलब है कि दिस, ये जो क्या मतलब है कि दिस थिंग इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल दीज लाइन्स और फैमिली ऑफ ऑल दीज लाइन्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। मतलब क्या होता है देखो बेटे, ये जो लैम्बडा है ये एक अननोन पैरामीटर है, मतलब एक रियल नंबर है, अननोन रियल नंबर। अब यहाँ पर बेटा आप लैम्बडा के जगह ब्रह्मांड का कोई भी एक रियल नंबर रख लो, लैम्बडा के जगह ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर रख लो, मतलब 1, 2, 1.1, √2, -1, -2, जो भी एक रियल नंबर रख लो, आपको इसी लाइन एल के साथ परपेंडिकुलर होता हुआ कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलने वाला है। फिर से बोल रहा हूँ, लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है। अब ये लाइन के साथ जो इन्फिनाइट लाइंस परपेंडिकुलर हैं, सबका इक्वेशन बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0 है।
यहाँ पर लैम्ब्डा की जगह मैं कोई भी रियल नंबर रखूँ, अगर मैं लैम्ब्डा की जगह 1 रखा तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा मिलेगा जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर है। लैम्ब्डा का जगह 1.1 रखा और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर है। 2 रखा और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो लैम्ब्डा का जगह रियल नंबर एक एक रखते जाओ, ये परिवार के एक एक सदस्य का इक्वेशन मिलते जाएंगे, सारे लाइन का इक्वेशन मिलते जाएंगे। आई होप यू गेट इट राइट। यस सर। अच्छा ओके, तो फिर क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो इक्वेशन इसी परिवार के हर एक सदस्य का इक्वेशन है, बस अलग अलग सदस्य का मतलब अलग अलग मेंबर, अलग अलग लाइन का लैम्ब्डा का वैल्यू अलग अलग होगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे, मेरे बात समझ रहे हो? ये सब का इक्वेशन यही है, यही है, सर। खाली लैम्ब्डा का वैल्यू अलग अलग हुआ बस। तो इसको लेके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू आवर लाइन, अरे सुंदरे गॉट इट, हेलो विष्णु गॉट इट, व्हाट अबाउट द अदर्स, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। Yes. ओके 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 ओके। तो बेटे ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बिना इस्तेमाल किए भी हम आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस का, क्योंकि ये सिलेबस से उठा दिया गया है। तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज भी ना करो तो कोई नहीं, आपको जो मैंने पढ़ाया हूँ उस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, इसी को लेके जो सवाल आपके बुक में ही है उसी को देख लेते हैं इधर। तो इसी को लेके आपके बुक में एक सवाल है 10.3 में, एक सेकेंड, ओके बेटा एक्सप्लेनेशन कम करूँ या एक्सप्लेनेशन ठीक रह रहा है? तो ज़्यादा नहीं नहीं करो सर, ठीक है। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। बता देना कि सर एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं, पता चल चुका है। अच्छा इधर गया, हाँ यस, हाँ क्वेश्चन नंबर, देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका सॉल्यूशन हमने एक तरह से किए थे। क्या किए थे बेटे? सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा हूँ, 7 का नहीं, 7 नहीं, कौन सा है का पैरेलल वाला था वह? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कौन सा है? 10.3 का है क्या ये 10.2 निकाल दिया, सॉरी हम 10.3 निकालने चाह रहे थे, सॉरी गाइस, 10.2 निकल गया। हाँ 10.3 किधर है? 10.3 कम ऑन 10.3 यस, सॉरी गाइस। देखो 10.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन सुबह ही हमने कर दिए थे, आप सुबह का वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 फैमिली ऑफ लाइन पैरेलल को लेके, ये कॉन्सेप्ट को लेके इसको कर लिए थे, सुबह का वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। और उसमें भी वो भी बताया हूँ कि ये अगर आप फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन हो, जो जनरल इक्वेशन वगैरह बनाना अगर नहीं भी जानते हो तो सीधा आप ये बनाना भी मैं सिखा दिया था जब 10.3 कर रहे थे, कि इसी लाइन के साथ एक लाइन पैरेलल होगा तो मतलब इस लाइन के साथ इस लाइन का स्लोप जो होगा वो वाला लाइन का भी स्लोप वही होगा। तो इस लाइन का स्लोप तो हम आराम से निकाल सकते हैं, तो जो लाइन इसके साथ पैरेलल होगा उसका भी स्लोप हम निकाल गया, क्योंकि इसका स्लोप जो होगा उसका भी स्लोप वही होगा। अच्छा, फिर जो लाइन का इक्वेशन उसने पूछा है, बोला है कि वो लाइन इसके साथ पैरेलल होने के साथ साथ इसी पॉइंट के थ्रू पास भी कर रहा है। तो बेटे ये लाइन का स्लोप तो मिल गया, क्योंकि इसका स्लोप जो है उसका भी स्लोप वही है। दूसरा, ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू गुजर रहा है, मतलब ये लाइन का स्लोप एंड एक पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप लगा के आप बिना फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस वगैरह बिना जाने भी इसको आंसर कर सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी आप बिना फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन किए भी कर सकते हैं। मैं खाली आपको याद दिला देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ, सुनो मेरे बात। पहले तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि बिना फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स यूज़ किए इसको कैसे किए थे, खाली याद कर लो ताकि आप रिलेट कर सको कि ऐसे कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। सवाल अगर पढ़ो, उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। तो मेरे पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x - 7y + 5 = 0। अभी देखो बेटे, ये लाइन के साथ इन्फानाइट लाइंस परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन ये कौन सा? तो इसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड आल्सो हैविंग x इंटरसेप्ट 3। अगर वो खाली बोलता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये क्वेश्चन बेकार होता, क्योंकि इसके साथ तो इन्फानाइट लाइन परपेंडिकुलर है। कौन सा लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है? तो उसने बोला है कि
वो लाइन जो कि इसके साथ साथ इसके परपेंडिकुलर है, इसके साथ परपेंडिकुलर है, उसके होने के साथ साथ ये वाला लाइन का y इंटरसेप्ट 3 है ना, मेरे बात समझ रहे हो? बस तो हमें इसका इक्वेशन निकालना है। यस सर। सॉरी x इंटरसेप्ट 3 देखा है ना, x इंटरसेप्ट, ये लाइन का x इंटरसेप्ट 3 है। बस तो चलो निकालते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड में जो कि इजी, बहुत इजी है, उसी मेथड में पहले मैं समझाता हूँ। पहले बेटे देखो, ये जो लाइन है इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एक्स कोफिशियंट बाई वाई कोफिशियंट, है ना, माइनस ए बाई बी फॉर्मूला है ना, माइनस एक्स कोफिशियंट माइनस बाई वाई कोफिशियंट। इधर एक्स कोफिशियंट ये लाइन का क्या है बेटे? 1 है, तो -1 बाई वाई कोफिशियंट क्या है बेटे? -7 है ना, माइनस माइनस कट गया तो इसका स्लोप मिल गया 1/7। अरे बेटे समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? यस सर। हाँ। अच्छा, इसके साथ जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगा, जो कि हमारा वाला लाइन है जिसका इक्वेशन हम जानना चाहते हैं, इसी के साथ परपेंडिकुलर है, तो हमारा वाला लाइन का स्लोप एंड ये वाला लाइन का स्लोप, दोनों का स्लोप को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर -1 आता है। तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा फिर? एल का स्लोप, जिसका इक्वेशन निकालना चाहते तो उसका स्लोप कैसे होगा बेटे? -1 डिवाइडेड बाई ये लाइन का स्लोप, है ना, जो कि 1/7 आया है, मतलब -7। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? इसका स्लोप आ गया -7। क्लियर? इसका स्लोप पता चला -7। अब देखो बेटे, एल का स्लोप पता चल गया एंड एक्स इंटरसेप्ट पता चल गया। अब मुझे एल का इक्वेशन निकालना है, लेकिन इसको भी आप दो तरह से निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला क्या है बेटा? अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप पता है एंड उसका एक्स इंटरसेप्ट पता है, एक्स इंटरसेप्ट को हम डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। तो बेटे वो लाइन का इक्वेशन आप क्या बना सकते हो ना, y = m × x - d हो जाता है लाइन का इक्वेशन। तो एल का इक्वेशन क्या होगा ना, y = m का जगह क्या लिखेंगे बेटे? -7 और d का जगह क्या लिखेंगे बेटे? 3। खाली बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग है, मल्टीप्लाई करके जनरल फॉर्म में ले आओगे, ax + by + c = 0 फॉर्म में ले आओगे, बस इसका इक्वेशन मिल गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा तरीका क्या है बेटा? जब भी आपको लाइन का एक्स इंटरसेप्ट या फिर वाई इंटरसेप्ट देता है, इनडायरेक्टली वो लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट भी दे देता है। क्योंकि जरा सोचो, अगर कोई लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो इसका तो यही मतलब है ना कि वो लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये मानो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही 3 है, क्योंकि इसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है। और y इंटरसेप्ट तो 0 ही, मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होने वाला है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होने वाला है। तो x इंटरसेप्ट दिया है तो उससे हमें लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी मिल गया है, क्योंकि ये लाइन हमारा, मतलब ये पॉइंट हमारा लाइन के ऊपर है। तो लाइन के ऊपर पॉइंट मिल गया, लाइन का स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप लगा के भी हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं कि y - y0 = m × x - x0, where m is the slope of the line and x0 y0 are the coordinates of the particular point on the line. Clear guys? मेरा बात समझ में आया क्लियरली? Yes sir. Yes. ओके ओके। अब फैमिली लगा के कैसे करोगे? देखो, फैमिली लगा के मैं पीडीएफ में कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को। बेटे हमारा लाइन का इक्वेशन है x - 7y + 5 = 0, x - 7y + 5 = 0, और इसके साथ एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो रहा है एंड उसका एक्स इंटरसेप्ट उसने बोला है कि 3, और हमें इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो फैमिली लगा कैसे करेंगे? देखो बेटे, मैंने बताया हूँ आपको कि ये वाला लाइन के साथ इन्फानाइट लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, बहुत सारे लाइन इन्फानाइट लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, और ये परपेंडिकुलर लाइन सारे मिलके एक परिवार बनाते हैं, और इनका एक जनरल इक्वेशन होता है। मतलब एक ही ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें खाली वो लैम्ब्डा के जगह एक कांस्टेंट डालो, इनमें से एक का इक्वेशन मिलता जाता है। मतलब एक ही इक्वेशन से इसको सबको समझा जाता है। और इक्वेशन निकालने का तरीका क्या मैंने बोला था कि अगर लाइन का इक्वेशन x + by + c = 0 है, तो इसके साथ जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगा उसका इक्वेशन ऐसा आप कर सकते हो, bx - ay + लैम्ब्डा = 0। मेरे बात समझ रहे हो? बी ए तो पता है आपको, खाली ये लैम्ब्डा के जगह अलग अलग रियल नंबर के लिए सारे मिल जाए। तो बस, तो मानो इनमें से जो हमारे वाला जो लाइन है, हमारा वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन है bx - ay + लैम्ब्डा = 0, क्योंकि ये सब लाइन का इक्वेशन है, खाली लैम्ब्डा अलग अलग लाइन का अलग अलग है। तो मानो यही है हमारा वाला लाइन का इक्वेशन,
अच्छा, तो हमारे वाला लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है बेटे, सॉरी मतलब जो ओरिजिनली जो लाइन है वो उसका इक्वेशन क्या है ना, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और मानो हमारा वाला लाइन का इक्वेशन है बेटे, ये क्रॉस कर दो, खाली 7x कर दो और x का मल्टीप्लाई क्या है, 1 है बेटे, 1 खाली मतलब y, मेरे बात समझ रहे हो, x में 1 मल्टीप्लाई हुआ है, अभी मैं y में 1 मल्टीप्लाई करता हूँ, y में 7, इधर 7 मल्टीप्लाई, अब बीच में माइनस को प्लस कर दिया, मेरे बात समझ रहे हो, यस सर। Yes, sir. प्लस Yes. लैम्बडा इज इक्वल टू 0। मुझे कैसे पता चला भाई ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, लैम्बडा का कोई भी दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल दो, क्योंकि देखो भाई दो लाइन तभी परपेंडिकुलर होते हैं जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और इधर आप लैम्बडा के जगह ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर डाल दो, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप एंड ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप, दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा। इसका स्लोप क्या है बेटे, माइनस एक्स कोफिशिएंट इसका 1 है, डिवाइड बाय वाई कोफिशिएंट -7, मतलब इसका स्लोप है 1/7। अब ये लाइन यहाँ पर लैम्बडा के जगह ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर रखो, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको मिले लैम्बडा के जगह रखने से, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर। कैसे देखो बेटे, इसका स्लोप क्या होगा बेटे, माइनस एक्स कोफिशिएंट मतलब -7 बाई वाई कोफिशिएंट मतलब 1 -7, देख रहे हो। अब ये दोनों Yes, को sir. मल्टीप्लाई करने से -1 आना ही है, मल्टीप्लाई करो ये दोनों को, लैम्बडा का वैल्यू के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, मेरे बात समझ रहे हो। Yes, बस sir. Yes, sir. तो मानो हमारा वाला लाइन का इक्वेशन ये है। अच्छा, लेकिन ये लैम्बडा का वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगा हमारा वाला लाइन का इक्वेशन कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऐसे तो ये सबका इक्वेशन यही हो सकता है लैम्बडा का अलग अलग वैल्यू के लिए। तो उसने और एक क्लू दिया है कि हमारे वाला लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 3 है। अगर हमारे वाला लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब अभी बताया कि इनडायरेक्टली वो आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी दे दिया है, और वो पॉइंट क्या है बेटे, 3,0 है ना भाई, अभी बताया एक्स इंटरसेप्ट हमारे वाला लाइन का, क्लियर। Yes, sir. मतलब 3,0 हमारा ये जो लाइन है इसी के ऊपर है, मतलब हमारा वाला ये लाइन 3,0 के थ्रू पास कर रहा है, तो 3,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर आप x का जगह 3 और y का जगह 0 डालो, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब x का 3 डाले तो 7 × 3 प्लस y का जगह 0 डाले प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, है ना। तो अगर ये सही है तो लैम्बडा का वैल्यू क्या रहा है, -21, है ना। तो इसका मतलब हमें लैम्बडा का वैल्यू मिल गया। तो अभी हमारा वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है बेटे, 7x + y - 21 इज इक्वल टू 0। क्लियर गाइस, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा बेटे, और एक ट्रिक सीखोगे इधर से, कैसे आप करोगे। आपको अब तक क्या पता है कि हमारे वाला लाइन का इक्वेशन ये है, और लैम्बडा का एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके लिए हमारा वाला लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, और वही लैम्बडा का वैल्यू आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, आपको ये वाला लाइन का इंटरसेप्ट उसने दे रखा है ना, एक्स इंटरसेप्ट इज 3, राइट, एक्स इंटरसेप्ट इज 3 दे रखा है। अच्छा, लाइन का एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था जनरल इक्वेशन से लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाला आता है, -c/a, याद है भाई, अरे भाई याद है, -c/a। Yes, sir. y इंटरसेप्ट इज -c/b, स्लोप इज -a/b। जनरल इक्वेशन अगर x + by + c = 0, तो उसका x इंटरसेप्ट होता है -c/a, a इज एक्स कोफिशिएंट, c इज द कांस्टेंट। अच्छा, तो हमारा वाला लाइन ये जो है जिसका लैम्बडा हम जानने चाहते हैं, उसमें c क्या है बेटे, लैम्बडा है। c क्या है, लैम्बडा, मतलब माइनस लैम्बडा बाई, उसमें a क्या है बेटे, 7 है, देख रहे हो, a इज 7 इज इक्वल टू 3, है ना, क्योंकि हमारा वाला लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 3 दे रखा है। तो लाइन का -c/a माइनस लैम्बडा/7 आ रहा है, जो कि 3 है क्वेश्चन के मुताबिक। अरे समझ रहे हो, Yes, sir. लैम्बडा का वैल्यू Yes, इससे भी sir. पता चल गया, -21, इससे भी पता चल गया। अब बेटे सारे मेथड बता दिया तो आप कर लेना। अभी बेटे टाइम नहीं है, एक एक करके आगे जल्दी चलते हैं, 9 बजे तक खत्म करेंगे, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। बस ये वाला सवाल भी सुबह किया था, तो ये वाला सवाल बहुत जल्दी आप समझ लो क्या लिखा है। ना P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। एक लाइन है, ओरिजिन से उस लाइन के प्रति परपेंडिकुलर का लेंथ उसने P दे रखा है, और वो लाइन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है, खाली लाइन नहीं बना है, वो लाइन का इंफॉर्मेशन है, वो लाइन का इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर A एंड B।
मतलब वो लाइन का एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू ए है एंड वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू बी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटे मैं अगर एक रफ डायग्राम बनाऊं, ये मानो मेरा एक्स एक्सिस है और ये मानो मेरा वाई एक्सिस है। बेटे बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड मत हो जाना, क्योंकि अब मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड हो गया तो पूरा मतलब उधर से पूरा कट जाएगा कनेक्शन, आपका पूरा ब्रेन का कनेक्शन कट जाएगा। मेरा वर्ड के साथ साथ आपका, मेरा ब्रेन, मेरा वर्ड और आपका ब्रेन, आपका कान पूरा सिंक में रहना चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो? पूरा सिंक में रहना चाहिए। Yes, sir. हाँ, अगर ये चारों इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रिय आपका मतलब सेंस आपका इधर उधर हो रहा है तो बेटा कछु नहीं समझ में आ जाएगा। बस चलो, तो ये मानो मेरा वाई एक्सिस है, मेरा एक्स एक्सिस है, और मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगा। मेरा वाला लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। मतलब मेरा लाइन कुछ ऐसा है, मानो जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए है, मतलब उसका जो पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट वो ए है, राइट? क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है ना, लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को उसका एक्स इंटरसेप्ट बोला जाता है। और उसका वाई इंटरसेप्ट बी है, तो लाइन जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट बी है। ये एक रफ डायग्राम है, जरूरी नहीं कि मेरा लाइन ऐसा होगा, मेरा लाइन ऐसा भी हो सकता है, मेरा लाइन ऐसा भी हो सकता है, मेरा लाइन ऐसा भी हो सकता है। ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन के मुताबिक ओरिजिन से मेरा लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज पी, और इतना बस इंफॉर्मेशन आपको दिया है, और बोला है कि प्रूव दैट 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ये प्रूव करना है आपको। तो बेसिकली आपको जो फाइनली प्रूव करना है, अगर आप उसको गौर करके देखो, PAB इनके बीच में एक रिलेशनशिप जिसको आप थोड़ा मैनिपुलेट करके इसी फॉर्म में लास्ट को ले आओगे। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली? ओके, Yes, अच्छा बेटे, ये जो लाइन है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? इक्वेशन ऑफ द लाइन बेटे, अगर मुझे लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी पता है तो लाइन का इक्वेशन का क्या फॉर्मूला, कैसे लिखाते हैं ना, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये होता है ना बेटे इंटरसेप्ट फॉर्मूला, ऐसे लाइन का इक्वेशन में मिल जाता है। अगर हमें दोनों इंटरसेप्ट पता हो तो, और लाइन का इक्वेशन अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट इसका ए है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यू गेट इट राइट? yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई? 0,0। Yes, sir. अब बेटा एक चीज़ याद करो, मैंने पढ़ाया था उस दिन, मैं कोई चीज़ मिस नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मतलब इधर ही बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं डायरेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें बता के कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना चाहिए। ये होता है तरीका। अगर आप अच्छे बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ के कॉलेजेस में देखोगे, उनको ये बार बार रिपीट नहीं किया जाता, क्योंकि बच्चे पता है उनको क्या करना है कि जो सर आज पढ़ा है उसी को आज रात पढ़ लेंगे, ताकि सर को फिर से वो रिपीट नहीं करना पड़े। देखो अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतलब खाली फार्मूला रिपीट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा 1 मिनट टाइम जाता है। देखो कि अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और अगर मेरा एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट से मैं अगर अपना लाइन के प्रति परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, ये d है, ये लेंथ, उसका फॉर्मूला है बेटे, लाइन का जो इक्वेशन है ना बेटे, जिसके प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, पहला तो उस लाइन का इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में लाना होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू फॉर्म में लाना होगा, कोई और फॉर्म में नहीं, y इंटरसेप्ट फॉर्म में, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, या फिर खाली इंटरसेप्ट फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में नहीं होगा। आपको जनरल इक्वेशन लाइन का निकालना होगा, जो भी फॉर्म में हो उसको कन्वर्ट करके जनरल फॉर्म में लाना होगा। लाने के बाद ये जो लेफ्ट में लिखा है ax प्लस by प्लस c, उसमें खाली x के जगह इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 और y के जगह इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 प्लस c जो लिखा है मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये करने से आपको ये लेंथ मिल जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes, अच्छा। Yes, sir. yes, sir. तो अगर हम एल के प्रति ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का चक्कर यहाँ पर लगा रहे हैं, तो इसके लिए पहले तो एल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में होना चाहिए,
तभी हम फार्मूला लगा पाएंगे और बड़े आराम से। तो बड़े इधर देखो, हालांकि अगर आप इसको ऐसे भी लिख देते हो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये भी हो जाता है उसका जनरल फॉर्म, जिसमें एक्स का कोफिशिएंट है वन बाई ए, वाई का कोफिशिएंट है वन बाई बी और कांस्टेंट है माइनस वन। लेकिन ये थोड़ा गंदा दिखता है, इसको अप्लाई करने से थोड़ा आपको तकलीफ होगा, तो बड़े प्यार से ऐसे ही ले आओ, पूरा सुंदर, ये जो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, ऐसे ले आओ। तो बेटा अगर हम एलसीएम ए बी ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू वन। अगर ए बी को क्रॉस कर दो वन के साथ तो ए बी हो गया, तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। मेरे बात समझ रहे हो, यही है हमारा लाइन का इक्वेशन। यस सर। तो बेटे मुझे बताओ बेटे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन जो कि 0,0 है फ्रॉम लाइन बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन के प्रति ऑरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करे तो मैंने क्या बोला था कि लाइन का जनरल इक्वेशन को पहले लाना है। जनरल इक्वेशन लाने के बाद जो लेफ्ट साइड है उसमें जहाँ पर x लिखा है उसके जगह वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डाल देना है, जहाँ पर y लिखा है y कोऑर्डिनेट डाल देना है, मॉड दे देना है, डिवाइड बाय रूट ओवर x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है ना। यही देखो, ये मैंने लिखा हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इधर a क्या है बेटे, x कोफिशिएंट है ना, लाइन का x, a क्या है बेटे x कोफिशिएंट एंड b है y कोफिशिएंट। क्लियर? ओके यस सर। अच्छा, तो बेटे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटे, x का जगह 0 डालो तो b इंटू जीरो प्लस वाई का जगह 0 डालो तो a इंटू जीरो माइनस ए बी का मॉड डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस वाई a का स्क्वायर। अरे समझ रहे हो, इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p, इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p। क्वेश्चन यही दे रखा है, राइट? तो देखो बेटे, आपको ए बी पी को लेकर रिलेशन मिल चुका है, खाली मैनिपुलेशन की जरूरत है और उसके बाद आप अपना प्रूफ मिल जाएगा आपको। बेटे बी इंटू जीरो ए इंटू जीरो तो जीरो जीरो हो गया, छोड़ो उसको, माइनस ए बी का मॉड बाई रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी। अब मेरे बात सुनो बेटे, मॉड हमेशा माइनस को खा जाएगा, तो मॉड ऑफ माइनस ए बी जो है मॉड ऑफ खाली ए बी भी वही है। मेरे बात समझ रहे हो? अभी मॉड ऑफ माइनस ए बी को गलती से ए बी मत समझ लेना, ए बी इज नॉट, ए बी का वैल्यू आपको पता नहीं है, ए बी नेगेटिव भी हो सकता है, तो खाली ए बी मत लिख देना, खाली माइनस गायब हो जाएगा, खाली ए बी का मॉड डिवाइड रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी। अगर बेटे आप अपना क्वेश्चन को देखो, उसमें उसने आपको पी स्क्वायर दे रखा है, पी स्क्वायर यूज हुआ है प्रूफ में, और आपके पास p है, तो p से p स्क्वायर लाने का क्या तरीका है, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करो, राइट? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। व्हाट अबाउट द अदर्स? गॉट इट? यस अच्छा, और बेटे एक चीज याद रखो, कोई भी रियल नंबर x का मॉड का स्क्वायर जो होगा उस रियल नंबर का डायरेक्ट स्क्वायर निकाल दो भी वही होगा। एग्जाम्पल, -3 का मॉड निकाल के स्क्वायर करो जो होगा, -3 का डायरेक्ट स्क्वायर करो ना वही होगा, क्योंकि स्क्वायर करते वक्त क्या हो जाता है, दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब सेम नंबर मतलब उसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। मेरे पास समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? तो अगर दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करें, ए बी का मॉड का स्क्वायर जो होगा खाली ए बी का स्क्वायर भी हम लिख देंगे। कितनों को समझ में नहीं आया? और बेटे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि रूट ओवर हट जाएगा स्क्वायरिंग करोगे तो, राइट? इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर? यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट द अदर्स? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. यस सर। यस बेटे ए बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। और अगर आप अपना LHS को देखो, उसमें दे रखा है 1/p स्क्वायर, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले जाओ। मेरे पास समझ रहे हो, दोनों तरफ क्या ले जाना है, रेसिप्रोकल ले जाना है। तो 1/p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे समझ रहे हो? क्लियर? बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क का, केयरफुली देखो, हैंडल करोगे आप। अगर कॉन्सेप्ट ना समझते हो
कुछ नहीं किया जा सकता। ओके, और समय भी हमारे पास इतने कम है कि हम चाहकर भी मतलब जो रट्टा वट्टा लगाना जैसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है। आपको एक बार ही कॉन्सेप्ट समझना है, घर में उसको पढ़ना है, उसी दिन उसको कवर करना है, फिर करना है ना। ओके, तो ये प्रूव हो गया, आगे चले। क्लियर? बस Yes, sir. Yes, sir. ओके। हाँ, मिसलेनियस। ओके, मिसलेनियस का देख लो, जल्दी जल्दी देख लो। उसने हमें एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के का स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह है लाइन का इक्वेशन। थोड़ा इधर से इधर भी थोड़ा बच गया है ना, यह है पूरा लाइन का इक्वेशन। और उसने पूछा है कि k का कौन सा वैल्यू के लिए बीट 1 हमारा लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, बीट 2 k का कौन सा वैल्यू के लिए हमारा लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, बीट 3 k का कौन सा वैल्यू के लिए हमारा लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। तो एक एक करके हम इसको करेंगे, और बेटे हम शॉर्टकट में करेंगे, लॉन्ग कट बिल्कुल नहीं करने वाले। अच्छा, आप ये लाइन का इक्वेशन देख के बिल्कुल डर मत जाना। एक्चुअली इक्वेशन बड़ा प्यारा से, बड़ा इजी इक्वेशन लिखा है। देखो बेटे, ये k माइनस 3 मतलब कैपिटल है एक्स, और बेटे जो माइनस 4 माइनस के स्क्वायर लिखा है ना, ये b है, बी वाई, और ये जो प्लस ई जो लिखा है ना, ये चीज़ पूरा ये कांस्टेंट है ना, प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो बेटे? एक्स का कोफिशिएंट k माइनस 3 है, वाई का कोफिशिएंट ये है, Yes. और कांस्टेंट ये है। अच्छा, एक एक करके आते हैं। पहला बात बेटा, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। मतलब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन में एक्स टर्म बिल्कुल होता नहीं है, राइट। जैसे कि एक लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2, ये क्या होगा? एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। जो भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या होगा बेटे? y इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे कि ये। और बेटे ऐसे इक्वेशन में एक्स टर्म बिल्कुल होते नहीं है, राइट। एक्स टर्म बिल्कुल है ही नहीं, देख रहे हो? एक्स टर्म नहीं है, Yes. इसका क्या मतलब पता है ना? एक्स का कोफिशिएंट 0 है, इसीलिए एक्स टर्म नहीं है। मेरे बात समझ रहे हो? एक्स का कोफिशिएंट को अगर 0 कर दो तो एक्स टर्म गायब हो जाएगा। तो बस, तो ये मतलब हुआ कि अगर आपका लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसका एक्स कोफिशिएंट 0 होगा, एक्स कोफिशिएंट उसमें नहीं रहेगा उस लाइन में। तो ये लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होना है, उसका एक्स कोफिशिएंट मतलब k माइनस 3 इसको 0 होना पड़ेगा, और ये तभी 0 होगा अगर k इज इक्वल टू 3 होगा। तो पहला बिट का आंसर पता चल गया, k का वैल्यू 3 के लिए ये लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। गॉट इट? Yes, sir. बी, Yes, sir. उसने बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस। बिल्कुल उसी तरह बेटे, कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन में वाई कोफिशिएंट नहीं रहेगा, वाई कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। सही बात है ना। अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब उसमें वाई टर्म होता ही नहीं है। तो हमारा वाला लाइन वाई एक्सिस पैरेलल होने के लिए उसका वाई कोफिशिएंट इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब माइनस, सॉरी अभी समझ रहे हो? हेलो, Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. हाँ, इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अभी देखो बेटे, ये लिखा है ना माइनस, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके के स्क्वायर माइनस 4 कर दो ना, ये माइनस अब ए माइनस बी सेम एज बी माइनस ए। अभी के स्क्वायर माइनस 4 तभी 0 होगा अगर के स्क्वायर 4 होगा, और के स्क्वायर तभी 4 होगा जब के का वैल्यू प्लस और माइनस 2 होगा, है ना भाई। तो के का वैल्यू 2 या फिर माइनस 2 के लिए हमारा वाला ये लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? बीट Yes, सी, sir. पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर बेटे आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी लाइन जब ओरिजिन के थ्रू पास करता है उस लाइन का इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये लाइन को देख के ही मैं बता दूंगा कि ये लाइन ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। मुझे ओरिजिन इसमें डाल के चेक करने की जरूरत नहीं, चेक करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 0 x की जगह 0 y की जगह 0 डालोगे तो ये ट्रू हो जाता है, मतलब ओरिजिन इसी के ऊपर है। लेकिन मैं बिना उसको चेक किए भी बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा लाइन का जनरल इक्वेशन में देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, इसीलिए ये ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। बेटा ट्रिक है, ये पढ़ाया था, राइट? Yes, sir. ओके। तो बेटा हमारा वाला लाइन अगर ओरिजिन के थ्रू पास करना है तो उसका कांस्टेंट टर्म को पूरा गायब होना होगा, मतलब के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 जो कि उसका कांस्टेंट है उसको पूरा 0 होना होगा।
बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके के का वैल्यू निकाल दोगे, के का जो वैल्यूज आएंगे वही वैल्यूज के लिए ही ये लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। क्लियर? आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट द अदर्स? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस का उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी। थीटा पी का वो वैल्यूज निकालो, सॉरी थीटा पी का वैल्यू निकालो। इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन। अगर ये इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म है तो थीटा एंड पी का वैल्यू निकालो। तो बेटे सीधा साधा आपको कुछ नहीं, ये लाइन का नॉर्मल फॉर्म आप जैसे निकालते थे उसी तरह इसका नॉर्मल फॉर्म तो पहले आपको निकालना होगा। जो नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा उसमें थीटा और पी होगा ना, तो वही लिख दोगे कि दिस इज थीटा, दिस इज पी। क्लियर? Yes. अरे एवरीबॉडी गॉट इट? नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, याद है ना? Yes. 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 हाँ, ठीक है। Yes. तो ये जो लाइन का इक्वेशन है इसका मैं नॉर्मल फॉर्म निकालूंगा। ओके, और बेटा नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए आपको p एंड cos ओमेगा एंड sin ओमेगा का वैल्यू निकालना होता है, याद होगा। और बेटे वहां पर हम ओमेगा लिखते थे ना, इधर इस क्वेश्चन में उसने उसके जगह थीटा दे रखा है। हमारे हम क्या लिखते थे? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, वेयर p इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, p इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल and omega is the angle made by the normal with the positive direction of x axis in anti clockwise direction, जो यहाँ पर थीटा लिखा है। p का वैल्यू, नॉर्मल का लेंथ का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है मॉड ऑफ c बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट फॉर्मूला। c इधर क्या है बेटा? 2 है, 2 का मॉड डिवाइड है रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a इधर क्या है बेटा? √3 है, √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। b इज 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अरे समझ रहे हो? 2 Yes, का sir. मॉड 2, Yes, sir. 3 प्लस 1 4, 4 का रूट ओवर 2, 2 कटा, आंसर है 1। तो लेंथ ऑफ द नॉर्मल p का वैल्यू मिल गया 1, तो उसने p का वैल्यू पूछा था, p का वैल्यू मिल गया। क्लियर? p इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल। थीटा इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सॉरी विथ पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो, तो पहले तो उसके लिए हमें cos थीटा निकालना होगा, जैसे हम निकाल रहे थे cos थीटा sin थीटा, cos ओमेगा sin ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा की जगह थीटा लिखा है। तो cos थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला बेटे याद है किसी को? माइनस एपी बाई सी, याद है? माइनस एपी बाई Yes, सी। sir. Yes, sir. Yes, sir. बस sin थीटा का फॉर्मूला याद है? डायरेक्ट माइनस बीपी बाई सी। Yes, sir. Yes, sir. बस, तो माइनस बेटे ए का जगह क्या लिखेंगे? ए इधर क्या है? सॉरी ए इधर क्या है? √3 है, और b 1 है, p भी 1 है, याद रख लो। हाँ, तो a इज √3, p इज 1 निकला। c क्या है इसका भाई? c इसका 2 है, देख रहे हो? c इसका 2 है। Yes, sir. तो cos थीटा निकल के आता है फाइनली -√3/2। साइन थीटा माइनस, बेटे b का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 1 है ना? 1. हाँ, Sir, 1. p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू 1 1. निकला है, c का वैल्यू Yes, 2 है, sir. Number 2. तो साइन थीटा निकल गया -1/2। तो अभी निकालना है हमें थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू एक्चुअली सवाल में पूछा है। इनफैक्ट यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म, लास्ट को अगर नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं लिखोगे तब भी आपको फुल मार्क मिलेगा, क्योंकि उसने एक्चुअली में आपको थीटा एंड पी का वैल्यू पूछा है, बस नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए भी नहीं बोला है। तो एक लाइन अगर लास्ट को नॉर्मल फॉर्म लिखते हो भी मार्क मिलेगा, नया लिखते हो भी मार्क मिलेगा। अगर आपको पूछेगा पर्टिकुलरली कि रिड्यूस इट टू नॉर्मल फॉर्म और राइट इट्स नॉर्मल फॉर्म, तो अब बेटे नॉर्मल फॉर्म के लिए एक मतलब लास्ट मार्क मिलेगा, ठीक है ना? बस, तो बेटे cos थीटा sin थीटा यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, cos थीटा sin थीटा दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट है ना? Third थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होगा तभी दोनों का थीटा का cos sin दोनों नेगेटिव होगा। एएसटीसी रूल याद करो। अब भाई आप tan थीटा निकाल सकते हो ना? tan थीटा क्या होता है? sin थीटा भाई cos थीटा, ठीक है? Yes, sir. या फिर आप ये दोनों में से किसी से भी थीटा निकाल सकते हो, या फिर tan थीटा निकाल सकते हो, एक ही बात है, दोनों में से भी निकाल सकते हो किसी से, ठीक है ना?
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इन दोनों में से कोई से भी आप निकालो, मैं मानो इसी से निकालता हूँ थीटा का वैल्यू, ठीक है ना। मुझे पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू ये है और थीटा पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। उसी तरह आप अगर इससे निकालते हो तो आपको पता है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था लास्ट ईयर में कि सर अगर हम एक ही से ही पता कर लेते हैं थीटा का वैल्यू, तो ये कॉस साइन दोनों निकालें, क्या जरूरत है। अभी दोनों नहीं निकालोगे तो पता कैसे चलेगा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, और ये पता नहीं चलेगा तो आप थीटा कौन से क्वाड्रेंट वाला थीटा निकालोगे। अरे मेरी बात समझ रहे हो, तो दोनों का इंफॉर्मेशन का जरूरत है। Yes, sir. बस इसे बस Yes. बेटे कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। कॉस कितना √3/2 होता है, कौन सा एक्यूट एंगल का कॉस √3/2 होता है, 30 डिग्री का पाई/6 मतलब माइनस कॉस पाई/6, राइट। इधर ही रुक जाओ, इधर ही क्या कर लो बेटे, ब्रेक लगाओ, मेरे बात समझ रहे हो, इधर ही ब्रेक लगाओ। तो आपको बस ये एंगल खाली चाहिए था, ये एंगल से आपको मतलब है, इससे मतलब है, ठीक है ना, मिल गया आपको। अच्छा अब बेटे देखो आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, मेरे बात समझ रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। और आपको अगर याद होगा मैंने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट को पाई प्लस बोला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट को पाई माइनस बोला जाता है, याद है ना, क्योंकि पाई से एंटी क्लॉकवाइज जाने पर आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं और आपको थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल ही निकालना है थीटा का वैल्यू। तो थीटा विल बी इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस ये जो एंगल निकला है, जो छोटू सा एक्यूट एंगल निकला है। अरे मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज योर फाइनल आंसर। तो थीटा का वैल्यू मिल गया, पी का वैल्यू मिल गया। अगर वो नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा तो खाली इतना लिखना है एक्स कॉस थीटा मतलब एक्स कॉस 7π/6 प्लस वाई साइन थीटा मतलब वाई साइन 7π/6 इज इक्वल टू पी। पी क्या है बेटा 1, पी है उसका नॉर्मल फॉर्म थीटा या फिर ओमेगा, इसको हम फॉर्मूला में मैंने बोला था, मैं उसको ओमेगा लिख रहा था, इधर थीटा लिखा है। गॉट इट एवरीबॉडी? हाँ Yes, sir. बस Yes, sir. Yes, sir. बस तो आपको अच्छा ये फॉर्मूला याद रखोगे, नहीं तो अल्टरनेटिव वे क्या है बेटे यहाँ तक पहुँचने का। अल्टरनेटिव वे भी मैं बताया था, बड़ा जल्दी बताता हूँ इसका अल्टरनेटिव वे। बेटे लाइन का इक्वेशन में क्या दे रखा है, जल्दी बताओ, क्या बताएगा, बताओ जल्दी बताओ, ये दे रखा है भाई, फटाफट इधर इक्वेशन ऑफ द लाइन। हाँ √3x + y + 2 = 0, राइट। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इसमें से p cos ओमेगा cos मतलब cos थीटा sin थीटा का वैल्यू ये बिना फॉर्मूला लगाए भी निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे खाली कुछ स्टेप्स याद रखने हैं और मुझे एलाबोरेट अभी नहीं करूँगा क्योंकि एलाबोरेट सुबह का क्लास में किया था, उसको एलाबोरेट करने से ये हो जाएगा। खाली आपको स्टेप आपको खाली याद रखना है। तो बेटे देखो √3x + y + 2 = 0 अगर लाइन का इक्वेशन, जो भी लाइन का इक्वेशन है, पहले तो जनरल फॉर्म में आप लाइन का इक्वेशन को लिख लो पहले जनरल फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद बेटा राइट हैंड साइड में पॉजिटिव कांस्टेंट रखो, राइट हैंड साइड में क्या रखो, पॉजिटिव कांस्टेंट रखो। मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा बेटे √3x + y, बेटा अगर मैं 2 को राइट हैंड में ले गया ये हो जाता है -2, लेकिन मुझे राइट हैंड में पॉजिटिव कांस्टेंट रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन के लेफ्ट राइट में सेम चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तो दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई कर देने से क्या होता है, -√3x - y = 2। बेटा समझ रहे हो क्लियरली? Yes, yes, sir. यहाँ हाँ ये है स्टेप 1, यहाँ तक स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 1 है राइट हैंड में पॉजिटिव कांस्टेंट रखो। अब आता है स्टेप 2। बेटे ये स्टेप में पहुंचने के बाद x का जो कोफिशिएंट आपको इधर मिल रहा है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट मिल रहा है उसका स्क्वायर का √ओवर निकालोगे। मेरे बात समझ रहे हो? और जो बेटे बुद्धिमान बच्चे हो उनको पता चल रहा होगा, आप यही इधर ही बेटे अगर s का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट स्क्वायर को भी ऐड करोगे वही बात होगा भाई, -√3 का स्क्वायर जो है √3 का स्क्वायर वही है, -1 का स्क्वायर जो है 1 का, इधर भी x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम वही आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, ये इसका वैल्यू क्या है 2 है, राइट। Yes, sir. बस उसके बाद देखो बेटे ये हुआ स्टेप 2।
स्टेप 2 याद रखो। उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय ये जो वैल्यू निकला है 2। क्लियर? एक ही तरीका है। यस सर। एक इंजीनियर को एक ही बार इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, वो इंजीनियर अपना बुद्धि लगा के ये ब्रिज वो ब्रिज हमेशा तैयार करता जाता है। ब्रिज डिफरेंट ब्रिज बनाने के लिए डिफरेंट किताब नहीं होता है, एक ही किताब होता है सिविल इंजीनियरिंग का। सारे इंजीनियर उसी को पढ़ते हैं। जो इंजीनियर अच्छा इंजीनियर है वो अपना दिमाग लगा के वो कंडीशन में ब्रिज कैसा बनेगा सारे टेक्नोलॉजी वो निकालता है, उसके लिए पर्टिकुलर बुक नहीं होता है। उसी तरह बेटे एक ही बार आपको एक ही क्वेश्चन मैंने स्टेप समझाया, यही स्टेप अगर समझ गए जो भी क्वेश्चन है उसी को इसी स्टेप लगा के आप कर सकते हो अगर बुद्धिमान हो तो। मेरा बात समझ रहे हो? बस यस। तो इसके दोनों साइड में 2 डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा बेटा -√3/2 इंटू एक्स माइनस y/2 इज इक्वल टू 2/2 1। इधर रुक जाओ, स्टॉप, खत्म। ठीक है, बस तो इधर ही मिल गया बेटे। फाइनली यहाँ पर जो राइट में जो कांस्टेंट मिलता है ना दैट इज योर p इज इक्वल टू 1। ये थिंग आपका p है। कॉस थीटा क्या है पता है? -√3/2 जो x से मल्टीप्लाई हुआ है। मेरे बात समझ रहे हो? और साइन थीटा है जो y के साथ मल्टीप्लाई है -1/2। तो बिना वो फॉर्मूला लगाए भी आपको p cos थीटा साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। अब उसके आगे तो आपको पता ही है cos थीटा का वैल्यू निकालना, राइट? आगे चले? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, और 15 मिनट है, 15 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट, मुझे तो पक्का है क्योंकि और 2 क्वेश्चन करना है। ओके, बहुत फास्ट हमने किए, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है। अभी वाई एक्सिस के साथ तो बहुत इन्फिनिट लाइंस पैरेलल है, इसका इक्वेशन निकाले। फिर आगे पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स। तो बेटे 2 लाइन्स है, एक का इक्वेशन है x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0, दूसरे का इक्वेशन है 3x + y इज इक्वल टू 0। वो बोल रहा है कि हमारा वाला लाइन जिसका हमें इक्वेशन निकालना है वो ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू गुजर रहा है। दैट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन्स। इंग्लिश समझने की कोशिश करो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो लाइन गुजर रहा है, उसके साथ साथ वाई एक्सिस के साथ पैरेलल भी है। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? ये वाई एक्सिस है। Yes, sir. तो हमारा वाला लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर गुजर रहा है और उसके साथ वाई एक्सिस के साथ पैरेलल भी है। तो यही लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, इसी का इक्वेशन। तो सुनो मेरी बात, लाइन Yes, का sir. इक्वेशन निकालने, देखो पहला तो बेटे ये लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है तो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो रहा होगा, राइट? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब ये लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है ना, सेम है। मेरे बात समझ रहे हो? क्योंकि पैरेलल टू एक्सिस। यस। अच्छा बेटे आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे पहले। ये 2 लाइन है, ये दोनों लाइंस के इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा, जैसे 9th क्लास में किए थे, 2 इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा वो एक्स वाई क्या होगा ना, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। मेरा बात समझ रहे हो? यस। solve these 2 lines x - 7y + 5 is equal to 0 and 3x + y is equal to 0। तो बेटे देखो जब 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हो, 2 एक्स वाई वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो पॉइंट मिलता है वो एक्चुअली वो पॉइंट क्या होता है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई वैल्यू, क्योंकि वो ये पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर है, मतलब दोनों का इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन है, इसीलिए दोनों को सॉल्व करने से दोनों का कॉमन सोल्यूशन मिलता है। छोड़ो, तो ये दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालोगे, कुछ निकालोगे, और मानो यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू एच आ गया और के का वैल्यू के आया, वाई का वैल्यू के आया, मानो ठीक है ना, लेट, फिर एस का वैल्यू एच आया, वाई का वैल्यू के आया। तो बेटे ये लाइन का इक्वेशन ना मुझे अभी कोई कहीं पर देखना नहीं है, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसके ऊपर सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट एच ही होगा, है ना भाई? मेरे बात समझ रहे हो? इसके ऊपर सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, ये लाइन जिसका इक्वेशन निकालना चाह रहे हो। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लियरली? हेलो? Yes, sir.
हाँ, Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ एज क्या हो जाएगा बेटे, पैरेलल इक्वेशन ऑफ एज क्या हो जाएगा बेटे, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या है, जो वैल्यू इधर निकला होगा आपका एच, ठीक है ना, जो वैल्यू इधर निकला होगा। तो ये केस अभी आपको कोई मतलब ही नहीं है, खाली एज से ही मतलब है एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। मेरा समझ रहे हो, बस ठीक है। बेटा थोड़ा 1 मिनट का रेस्ट लेना चाहते हो, 1 मिनट का, फिर कंटिन्यू करें। Yes, sir. रेस्ट लेना चाहते हो 1 मिनट का, Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं। सॉरी तो गधो, ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, चलो शुरू करें। हेलो, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. हाँ, Yes, sir. उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। एक्चुअली क्वेश्चन को जब एक बार आप पढ़ लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इनफैक्ट आपको 2 बार क्वेश्चन को समझ पढ़ना होता है, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को स्पेशली पार्ट पार्ट करके समझना पड़ता है। हर कमा फुल स्टॉप का मतलब होता है, हर आर्टिकल का ही मतलब होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है वो है, पहला बात है, मतलब एक लाइन है जिसका इक्वेशन x/4 + y/6 इज इक्वल टू 1। हमें जो लाइन का इक्वेशन निकालना है वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन ऐसे तो इसके साथ बहुत सारे लाइन परपेंडिकुलर है इन्फिनिटली। कौन सा वाला लाइन का इक्वेशन निकाले, तो बोल रहा है ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट, ड्रॉन पर दिस लाइन जिसका इक्वेशन आपको निकालना है, द लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट, जो पॉइंट के थ्रू परपेंडिकुलर है, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस, वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। कौन मीट द वाई एक्सिस, ये लाइन है ना जिसके साथ परपेंडिकुलर है। मेरे बात समझ रहे हो बेटा क्लैरिटी के साथ, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप इमेजिन करो ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। हमारा वाला जो प्यारा सा लाइन है x/4 + y/6 इज इक्वल टू 1, जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को मिट किया है, मिट किया है मतलब कट किया है ना, उस पॉइंट के थ्रू अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए, उसी लाइन का इक्वेशन वो आपको पूछ रहा है, बस काम खत्म। ओके, गॉट इट। अच्छा, पहला बात है बेटे, Yes, sir. आप अपना आप जो एल का इक्वेशन निकालना चाहते हो बहुत तरीके से निकाल पाओगे, है ना। सुनो, एक तरीका देखो, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको अगर उसका स्लोप एंड उसके ऊपर एक पॉइंट पता चल जाए तो पॉइंट स्लोप मेथड में लाइन का इक्वेशन हम पता कर सकते हैं। तो देखो भाई, उसने सब दे रखा है। अच्छा, आप में से कौन इस लाइन का स्लोप नहीं निकाल पाएगा, कौन ऐसे महापुरुष इसका स्लोप नहीं निकाल पाएगा। देखो भाई, स्लोप निकालने के लिए ना एक बहुत इजी तरीका है यहाँ से। एक तो तरीका ये है कि इसको जनरल इक्वेशन फॉर्म में ले आओ, फिर माइनस स्लोप इज इक्वल टू -x कोफिशिएंट बाई y कोफिशिएंट, वो करके इसका स्लोप निकल आएगा। लेकिन दूसरा इजी तरीका है बेटे, ये लाइन का इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसने इस लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखा है, x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो ये लाइन का दोनों इंटरसेप्ट उसने दे रखा है, x इंटरसेप्ट जिसको हम d बोलते हैं उसका वैल्यू 4 दे रखा है, y इंटरसेप्ट जिसको हम c बोलते हैं उसका वैल्यू 6 दे रखा है। मेरे पास समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ, Yes, क्लियर। sir. अच्छा, अब अगर मुझे बेटे ये लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो बेटे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि x इंटरसेप्ट d इज इक्वल टू माइनस चीफ मिनिस्टर माइनस y इंटरसेप्ट बाई स्लोप। किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप के बीच में यही फॉर्मूला होता है, रिलेशन पढ़ाया था मैंने। तो आपको तो इस लाइन का a में चाहिए, d c इस लाइन का पता है, तो d का वैल्यू 4 डाल दिया, c का वैल्यू 6 डाल दिया बाई m, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा -6/4 मतलब -3/2। बस, तो बेटे ये लाइन का स्लोप पता चल गया -3/2, ठीक है ना। अभी ये लाइन ये जो लाइन L है इसी के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब 2/3, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 होगा। तो इसका स्लोप पता चल गया, मेरे बात समझ रहे हो, इसका स्लोप क्लियर। Yes, sir. ओके, Yes, Yes, sir. sir.
और ये लाइन ये Yes. हाँ, और ये लाइन का y इंटरसेप्ट भी आपको ऑलरेडी पता है। कैसे बताऊं? देखो ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट पर y एक्सिस को कट किया है। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है। कैसे मालूम है पता है? अरे ये लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है? 6 है ना, y इंटरसेप्ट 6 है ना ये लाइन का। तो बेटे जिस पॉइंट पर y एक्सिस को कट किया होगा उसका y कोऑर्डिनेट तो 6 होगा ना, और x कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा। अरे पता चला इसका इसका ये Yes, वाला sir. पॉइंट और ये वाला Yes, पॉइंट ये वाला पॉइंट आपका ये लाइन के ऊपर भी, मतलब आपका जो लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना चाह रहे हो वो भी y एक्सिस को इसी पॉइंट पर कट करा है। तो आपका लाइन का भी y इंटरसेप्ट का वैल्यू 6 है जिसका इक्वेशन आप निकालना चाह रहे हो। तो आपका लाइन का m का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे? l का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, गॉट इट? m के जगह उसका स्लोप Yes, डालोगे sir. बस। चलो ठीक है, इतना हो गया। एक सेकंड खाली रुक जाओ, खाली जस्ट हाँ बस 2 मिनट में हो जाएगा जल्दी। ये लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे, याद है? ये लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे राइट? ट्रायंगल का एरिया निकाले थे, Yes. लास्ट क्वेश्चन किए थे राइट? ओके ओके। कल बाकी खाली सुबह खाली कर देंगे। और ये ट्रायंगल के एरिया मैं आपको शॉर्टकट में डायरेक्ट बताता हूँ किस कैसे शॉर्टकट में इसको करोगे। 2 मार्क का सवाल है, लंबा नहीं, शॉर्टकट में आपको करना है। उसने बोला है कि एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है। एक साइड का इक्वेशन है, देखो ये ट्रायंगल है, उसका एक साइड का इक्वेशन दे रखा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और एक साइड का इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और एक साइड का इक्वेशन दे रखा है x माइनस के इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सा वाला साइड का इक्वेशन है वो में फ़र्क नहीं पड़ता, आप तीनों में से तीनों का इक्वेशन दे रखा है, जैसे भी जिसका लिखो, ठीक है ना बस। अब हमें ट्रायंगल का एरिया पूछा है भाई। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें तीनों पॉइंट ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तभी आप फॉर्मूला लगाओगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, अरे समझ रहे हो ना भाई? हेलो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस। तो इसके लिए ट्रायंगल का तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अच्छा सुनो मेरे बात। अच्छा क्या आप में से सबको दिख रहा है कि ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि इसमें देयर इज नो कांस्टेंट, Yes, sir. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नो कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट दिख रहा है भाई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, किधर है कांस्टेंट? दिस लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। अभी 0 डाल के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है, गॉट इट? हेलो, Yes, sir. दोनों के दोनों लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करें, दोनों के दोनों लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करें, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ओरिजिन ही होगा ना, तो एक वर्टेक्स मिल गया 0 0, क्लियर? अच्छा ये वाला वर्टेक्स देखो बेटे, बेटे ये जो लाइन है, ये जो साइड है, इसका इक्वेशन है x माइनस के इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू के, मतलब इस लाइन का इक्वेशन इज x इज इक्वल टू के, है ना इस लाइन का। क्यों इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू के है? क्योंकि इसके ऊपर सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट k होगा, है ना। ये लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, ये लाइन, मेरे बात समझ रहे हो बेटे? दिस लाइन इज पैरेलल, इसीलिए इसका इक्वेशन इज x इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ये जो साइड है ना, हालांकि हम क्रूड डायग्राम में बनाए, दिख नहीं रहा है ये y से पैरेलल है, किंतु रियलिटी में अगर ये डायग्राम बनाए तो ये y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा ये साइड, ठीक है। तो इसके ऊपर सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट k है, तो मतलब इस पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट k होगा, ये पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट k होगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लियरली? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके Yes. ओके, हाँ ओके ओके यस। खाली मैं लास्ट Yes. बताता हूँ, बस देखो बेटे। अच्छा ये पॉइंट इस साइड के ऊपर भी है, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट इस साइड के ऊपर भी है, मतलब इस साइड का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा इस साइड का इक्वेशन क्या है बेटे? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब क्या होता है कि इस साइड के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लो, उसका y कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट 0 होना है, मतलब y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बराबर, तो ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी तो x कोऑर्डिनेट का साथ बराबर होगा, क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है, राइट? तो k, गेट इट? k इज इक्वल टू k। अब देखो भाई खत्म हो गया भाई, जल्दी देखो, ये पॉइंट ये वाला साइड के ऊपर है, देख रहे हो? ये वाला साइड के ऊपर है, क्लियर? और ये वाला साइड का इक्वेशन क्या है? Yes, x प्लस sir. वाई इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला साइड का ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट का सम 0 हो रहा होगा, तो ये पॉइंट भी तो इसी के ऊपर है, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट का सम 0 होना चाहिए। अगर x कोऑर्डिनेट k है तो y कोऑर्डिनेट माइनस k होगा, तभी तो सम 0 होगा। तो तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता चल गया, एरिया निकाल दोगे, फॉर्मूला में, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, दिस मच फॉर टुडे। बहुत